ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे इसको पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। क्यों, वो आगे देखते हैं। इसमें जो आपके पास नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, अगेन इसमें भी दो वर्ड्स हैं, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस का मतलब नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग मुझे मारोगे, सही है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का हमने मतलब देखा था, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग, सही है। इसका एक और मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज, टू अरेंज, टू सेटअप, सही है। सीक्वेंस क्रिएट करना, कोहेरेंस लेकर आना, सही है, चीजों को लॉजिकल सीक्वेंस में लेकर आना, सिंटेक्स क्रिएट करना, सही है। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप चीजों को तरतीब देते हो, डिसिप्लिन लेकर आते हो, सही है, आप चीजों को अरेंज कर रहे होते हो, उनकी सीक्वेंसिंग कर रहे होते हो, दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन के तहत काम कर रहे हैं। उनके पास एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको फॉलो कर रहे हैं, एक प्रोसीजर बना हुआ है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तुम लोगों ने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, एसओपी। एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपके पास कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने किसी चीज को ऑपरेट करना है तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से करोगे, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, पॉलिसीज होंगी, सही है, चीजें अरेंज्ड होंगी, उनका सीक्वेंस बना हुआ होगा। तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फ्लो आ जाएगा। जब चीजें तरतीब में होगी तो क्या होगा कि आपका फोकस अब अपने गोल्स को अचीव करने में होगा, ना कि क्योस को, ना कि जो आपके पास वो आ जाता है, तसलसल आ जाता है, या फिर आपके पास अफरा तफरी हो जाती है। उससे आप निमट नहीं रहोगे, बल्कि आप चीजों को बहुत ही सीक्वेंशियली लेके चल रहे होगे, नॉर्मल वे में लेके चल रहे होगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहले एट अ ग्लांस एक झलक में इस चैप्टर को देख लेते हैं। डेफिनेशन आ रही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, यानी कि जो चैप्टर है ना, इसका नाम अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस नहीं होता तो उसका नाम होता ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपके पास फ्रेज है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या डेफिनेशन है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। पहला वर्ड क्या आया? फॉर्मल। फॉर्मल के दो मतलब होते हैं, चाहो तो लिख लो, और हमेशा याद रखना कि फॉर्मल के ये दो मतलब ही होते हैं। एक का मतलब होता है रिटन, और एक का मतलब होता है ऑफिशियल। एक का मतलब होता है रिटन, और एक मतलब होता है ऑफिशियल। जो भी चीज फॉर्मल होगी ना, वो रिटन फॉर्म में होगी और वो ऑफिशियल फॉर्म में होगी। भैया आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस आए, और आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में आते हुए बोल दिया कि भाई आप लोग जाओ यहाँ से, आपका तो यूनिफॉर्म ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग, कहाँ लिखा है? सही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर पॉलिसीज चाहिए होती है तो वो रिटर्न फॉर्म में चाहिए होती है, ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये पॉलिसीज हैं। और दूसरा, और तो किसी ने नहीं पहना हुआ, इसका मतलब है कि अगर ये लिखा हुआ भी है तो आपने इसको ऑफिशिएट नहीं किया, आपने इसको इसको सबके ऊपर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो आपके पास एक फॉर्मेट के अंदर होगा, और वो फॉर्मेट ऑफिशियल कर दिया जाएगा। कि अगर आप चाहो तो आप नॉर्मली किसी से कोई बात लिख के दे दोगे तो वो लेटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपने फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, जो सेंडर्स डिटेल, रिसीवर डिटेल, डेट और सैल्यूटेशन वगैरह के आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो वो फॉर्मल लेटर नहीं होगा, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा। वो इनफॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि उसकी ऑफिशियल फॉर्मेटिंग नहीं है। वो रिटर्न है, हाँ है, लेकिन उसकी ऑफिशियल फॉर्मेटिंग नहीं है, फॉर्मल ड्रेसिंग में आना, सही है, कि यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मल ड्रेसिंग है तो उसका मतलब एक ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को बोलो कि तुम अपना ड्रेस कोड दे दो, कि मैंने तो जो जो ड्रेस कोड देखा है ऑफिशियली वो मुझे ये मिला, तो मैं ये पहनकर आ गया, तो मेरे हिसाब से ये ऑफिशियल ड्रेसिंग है, सही है। तो अक्सर लड़के क्या करते हैं कि जो वलीमे का कोट सूट होता है इंटरव्यू में वो पहन के चले जाते हैं, सही, विच इज रॉन्ग। क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती है, तो फॉर्मेलिटी उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो कि वलीमे में कोट पैंट पहना जाता है, वो चमक रहा होता है, वो लश्कारे मार रहा होता है, सही है, वो थोड़ा सा इंटरव्यू वाला थोड़ा सा सटल होता है, सही है। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अ फॉर्मल अरेंजमेंट, यानी कि ये वो अरेंजमेंट है, ये वो अरेंजमेंट है जो कि फॉर्मल कर दी गई, यानी कि लिख के दे दी गई, जो कि आपको ऑफिशियली आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी गई कि आपने इस अरेंजमेंट को फॉलो करना है। सर अरेंजमेंट किस चीज की? ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही होती हैं, आप चाहो तो आगे लिख दो एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है
और जो कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अरेंज कर दिया जाता है। सर अरेंज क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन फ्लो करती है अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, डायगनली या कोई भी शेप। सही है। मैं सर मुर्तुजा से जाके कोई बात कर रहा हूं, दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। सर मुर्तुजा मुझसे आगे बात कर रहे हैं, दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सही है। आप लोग आपस में बात कर रहे होते हो, ये साइडवे कम्युनिकेशन। सही है। मैं अगर सर तहाबो पाटिया से बात कर रहा हूं, ये साइडवेज कम्युनिकेशन। सही है। डायगनली भी बात हो सकती है कि भाई देखो तुम लोग पीआरसी के स्टूडेंट हो। सही है। इसका मतलब है कि हायरार्की में तुम पीआरसी के टीचर्स के अंडर आते हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने कैफ से रिलेटेड कोई बात करनी है और तुम कैफ के टीचर के पास जाके बात करते हो, लेट्स से मुजम्मिल मनाफ के पास जाके, तो दिस इज डायगनल कम्युनिकेशन। कि तुम अपवर्ड तो बात कर रहे हो लेकिन हॉरिजॉन्टली, दिस इज डायगनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का फ्लो है, इसी तरीके से एक्टिविटीज का फ्लो है। मैं अगर आपको असाइनमेंट देता हूं, सही है, तो ये क्या है? डाउनवर्ड एक्टिविटी फ्लो हुई है। सही है। आप लोग मुझे असाइनमेंट फिल करके देते हो शायद। सही है। तो ये क्या है? ये अपवर्ड एक्टिविटी फ्लो कर रही है। तो एक्टिविटीज भी फ्लो कर रही होती है। तो मुझे क्या करना है? इन एक्टिविटीज को, इन कम्युनिकेशन को ऑफिशियली, फॉर्मली, इन राइटिंग अरेंज कर देना है। सही है। से होगा क्या? दैट ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मेरे ख्याल से बात कर चुके हैं। एफिशिएंसी वो कैपेबिलिटी होती है जो कि आपके काम में आप कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हो, कम से कम टाइम, कम से कम पैसे, कम से कम एफर्ट इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम एफिशिएंट। सही है। अगर आप, और इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है वो कैपेबिलिटी कि आप कोई भी काम करो और उसका जो आउटकम है वो इंक्रीज हो जाए, उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर हो जाए, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाए। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इफेक्टिव हो गए, यानी कि अब आप ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो। कि जैसे माशाल्लाह तुमने जो है बेहतरीन रिजल्ट आए, तो इसका मतलब ये है कि तुमने आई कैप पे एक इंपैक्ट क्रिएट किया कि स्कूल में भरम से आके अपने लेटर भेजा, यार देखो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो एक इंपैक्ट क्रिएट किया ना। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। सही है। तो दैट ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सही है। जब आपके काम में एफिशिएंसी आ जाएगी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी, तो आप अपने बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाओगे। एंड इट मेक सेंस। भाई अगर अगर लेट सपोज, एक छोटी सी एग्जांपल, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक सबऑर्डिनेट काम करता है, वो काम करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात है वो किससे ऑर्डर्स लेगा? मार्केटिंग हेड से। सही। लेकिन आपको पता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। फाइनेंस हेड है, उसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं आया हुआ, तो वो आएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में और बंदे को काम देके चले जाएगा। सही है। तो अगर वो अपने बॉस से शिकायत करता भी है तो देयर इज अ चांस कि बॉस बोलेगा काम कर लो, और अगर बॉस बोलेगा कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तो बंदा काम छोड़ देगा। तो वो, क्योंकि फाइनेंस का जो हेड है वो मार्केटिंग हेड का फ्रेंड होगा, वो बोलेगा यार तेरे बंदे ने काम नहीं किया, तो उसको डांट भी पड़ेगी। तो करो तब भी फंसो, नहीं करो तब भी फंसो, पूछो तब भी फंसो, नहीं पूछो तब भी फंस जाओ। लेकिन अगर सोचो, एसओपी में लिखा हुआ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सब ऑर्डिनेट सिर्फ आंसरेबल होगा अपने हेड को, और उस ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज फॉलो भी हो रही होगी, तो उस एम्प्लॉय की जिंदगी आसान हो जाएगी कि मुश्किल हो जाएगी? आसान हो जाएगी। फिर उसका फोकस होगा अपने गोल्स को अचीव करने में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं कोट कर सकता हूं, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी। अब जिन्होंने वर्कशॉप नहीं ली थी, सही है, उनके लिए एक छोटा सा जो है मैं कुछ लिखवाना चाह रहा हूं, अगर चाहो तो लिख लो, एक आधा पेज ही चाहिए, ज्यादा नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की हमने बात की थी, हमने चैप्टर नंबर 1 में बात की थी पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की। पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन प्रॉफिट ऐसे ही नहीं आ जाता। सही है। पहले मैंने आपको बताया था कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन कम्युनिकेट करने के बाद फिर आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे आप क्या करते हो? अपने गोल्स को अचीव कर रहे होते हो। तो उसका मतलब है कि सर वो भी गोल्स बन गए। जब मैं अपने एक्चुअल गोल को अचीव करूंगा तो उसके पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा, तो उन एक्टिविटीज को अचीव करना भी तो मेरा गोल है। सही है। तो सबसे पहले होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले नंबर पे आएगा सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कहती है ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का पार्ट नहीं है, तो उसके मुंह पे नहीं बोलना, दिल में बोल लेना कि प्रॉफिट भी तुम्हारा फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आप क्या कर रहे हो? मिस आउट कर रहे हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से। आपको शायद अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको बाद में जाके पता चलेगा कि इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर गई और आपका बिजनेस तो अभी तक उसी स्केल पे चल रहा है। सही है। कि लेट सपोज एक बंदा अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है और 10 साल के बाद वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसको लगेगा मैंने 50,000 रुपए का इंक्रीमेंट हासिल किया। लेकिन अगर उसकी इन्फ्लेशन जो है वो 300% चली जाएगी, तो उसको 1.5 नहीं
इन्फ्लेशन से मीट करने के लिए उसको 3 लाख रुपए कमाने चाहिए थे, और फिर इंक्रीमेंट तो फिर एक अलग बात है। सही है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिन्होंने वर्कशॉप ली थी उस पर हमने बात कर ली थी। सही है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो आपको कोई ना कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव होता है कभी ना कभी। सही है, तो अगला जो गोल आपका अचीव होता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पहला क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये भी ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाते या हम टेक्नोलॉजी को प्रेफर नहीं करते, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेलेवेंट नहीं होगी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट, लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं तो बहुत पुराना हूं ना, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। अभी आप लोगों का कैलकुलेटर खराब होता है, आप क्या करते हो, फेंक देते हो, कबाड़ी में दे देते हो, या वो मट्टी खा रहा होता है। ठीक है, पहले के वक्त में हुआ करता था कि कैलकुलेटर वर एज एक्सपेंसिव एज, यस, एज एक्सपेंसिव एज मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इतने महंगे हुआ करते थे। सही है, तो उस वक्त जापान के जो है वो कैलकुलेटर आया करते थे, उसमें अच्छा बड़ा वाला सेल लगा करता था, पायदार होते थे, किसी से गुस्सा सर पे मार दो तो उसका सर फट जाता था। इतने अच्छे जो है ना कैलकुलेटर हुआ करते थे। खैर, तो जब कैलकुलेटर खराब हो जाता था ना, तो लोग क्या करते थे कि उस कैलकुलेटर को लेके जाते थे उर्दू बाजार में और रिपेयर करवाते थे उसको। रिपेयर करवाते थे, वो फिर चलता था, फिर वो खराब हो जाता था, फिर रिपेयर करवाते थे, जब तक वो बिल्कुल ही मुर्दा ना हो जाए, उसकी आखिरी सांसें ना उखड़ जाए। सही है, तो यहाँ पे जो है कैलकुलेटर रिपेयरिंग का बिजनेस था और वहां पे दुकानें हुआ करती थी। फिर उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उस वक्त था अपने इंटरमीडिएट में, 2007 की बात है, मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर। तो हम लोग को पता चला चाइना के कैलकुलेटर आए। चाइना के कैलकुलेटर आए, तो एट दैट टाइम 150 रुपए का, 75 रुपए का कैलकुलेटर था। तो 150 रुपए का कैलकुलेटर आप ले लो। तो वो ऐसा था कि बिल्कुल पेपर जैसा, फारिग वाला नहीं, ब्लू कलर का केस में आता है वो। तो वो ऐसा होता है कि जब खराब हो जाए, 1 साल निकाल लेता है, 1.5 साल निकाल लेता है, उसके बाद उसको फेंक दो। तो जब वो आया ना कैलकुलेटर, तो उस वक्त ना कुछ बिजनेस ने सोचा होगा कि यार अब तो ना ये हमारी जो स्किल है ना अभी ऑब्सोलेट होने वाली है, रिडेंडेंट होने वाली। रिडेंडेंट का मतलब होता है फारिग हो जाना। सही है, तो ज्यादा बेहतर है कि एक काम करो, अपने जो नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर दो। उन्होंने चेंज कर दिया होगा और उन बाकी ने कहा होगा अरे कुछ नहीं होता, अभी अभी आए चाइना के कैलकुलेटर, फारिग है, खराब हो जाएंगे, फिर लोग जापान के कैलकुलेटर लेंगे। तो उन्होंने वही काम शुरू रखा। तो अब उनके बिजनेसेस नहीं है, अब उनके बिजनेसेस नहीं है, क्योंकि उनको लॉसेस इतने हुए, वो सस्टेन नहीं कर पाए। उन्होंने लॉसेस को कवर करने के लिए अपने बिजनेसेस बेच दिए। अब वो कुछ भी काम कर रहे होंगे लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे होंगे। सही है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बिजनेस का गोल होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आओगे ना, तो आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी। अगला गोल यहाँ पे अभी देखा ना हमने, तो अगला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया। देखो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से एग्जांपल लेता हूं भाई। एक बड़ा बिजनेस था, उसका काम था एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ये सबसे बड़ी मार्केट है। एफएमसीजी में जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स तुम सोच सकते हो ना, जो 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, वो एफएमसीजी में आ जाते हैं। टूथपेस्ट, सोप, सही है, इसके अलावा जो है आपके पास हैंड वॉश, और जो खाने पीने का आइटम होता है, ये सब जो है ना, जैम हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब एफएमसीजी में आता है। सही है, जो कि 1 मिनट में खा लिया जाए या 1 महीने के अंदर खत्म हो जाए, एफएमसीजी। तो सबसे बड़ी एक बड़ी कंपनी थी, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते। वो सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे। एक दफा उनको कोई ऐसी ब्रेक थ्रू अचीव हुई कि जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई और उन्होंने एक नई किस्म की मशीन बना ली। अब उस नई तरह की मशीन बनाने से क्या फायदा हुआ, पहले जो मशीन थी ना, वो क्या करती थी कि एक दिन के अंदर 100 यूनिट बनाया करती थी। एक दिन के अंदर 100 यूनिट बनाया करती थी। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन की जो उनको कॉस्ट पड़ती थी, एक दिन की जो उनको कॉस्ट पड़ती थी, वो पड़ती थी 1000 रुपए। तो एक प्रोडक्ट पे कितने पैसे जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे कितने पैसे जा रहे हैं, 10 रुपए जा रहे हैं। सही है, एक प्रोडक्ट पे कितने पैसे जा रहे हैं, 10 रुपए जा रहे हैं। सही है, और सही है, ये हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, नई मशीन आ गई। अब वो जो नई मशीन है ना, वो क्या कर रही थी कि आधे दिन के अंदर 200 यूनिट बना रही थी। आधे दिन के अंदर 200 यूनिट बना रही थी। इसका मतलब है कि आपके आधा दिन भी सेव हो गया, और इसका मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट भी डिवाइडेड बाय 4 हो गई, क्योंकि दिन आधा हुआ, कॉस्ट उससे आधी होगी, तो डिवाइडेड बाय 4। यानी कि अब आपको एक यूनिट के ऊपर 2.5 रुपए लग रहे हैं। एक यूनिट के ऊपर आपको 2.5 रुपए लग रहे हैं, तो एफिशिएंसी आ गई। इफेक्टिवनेस क्या है,
इफेक्टिवनेस ये पुरानी मशीन थी, खड़ 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 चल रही थी, तो जब यूनिट बन के निकलता तो हर 10 में से 1 यूनिट खराब हो जाता था, हर 10 में से 1 यूनिट खराब हो जाता था। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो 90% थी, एक्यूरेसी क्या थी 90% थी। ये जो नई मशीन है ना, इसमें से क्या होता है कि 100 में से 2 यूनिट खराब होते हैं, तो इसका मतलब कि 98% इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, इसकी इफेक्टिवनेस हो गई 98%। तो आगे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अगला स्टेप क्या होगा? देखो, जब तुम्हारे पास अब प्रोडक्ट खराब नहीं बन रहा, कम पैसों में बन रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, इसका मतलब है कि क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो ये अगला आपका ऑब्जेक्टिव होता है, हर बिजनेस चाहता है कि उसके बिजनेस की, उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। जब क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर उसको अप्रिशिएट करेगा। सही है कि भाई जो मैं प्रोडक्ट परचेज करने चाहता हूं वो मिल जाता है, और वो ना सिर्फ मिलता है बल्कि बेहतर क्वालिटी में मिलता है। सही है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि वो ज्यादा परचेज करेगा और वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और कस्टमर बनाएगा, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगला क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे प्रॉफिट दो तरीके से मैक्सिमाइज हो रहे हैं। एक तो आपके पास पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ रहा है, भाई जब आपके पास एफिशिएंसी बढ़ी थी तो कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट कम हुई थी। तो लेट सपोज अगर आप एक यूनिट बनाते थे पहले 60 रुपए का और 100 रुपए का बेचते थे, अब आप बना रहे हो 40 रुपए का और 100 रुपए का बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट 60 रुपए, मतलब 20 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया, और पहले 100 लोग खरीद रहे थे, अब 200 लोग खरीद रहे हैं। तो क्वांटिटी में भी प्रॉफिट बढ़ा और पर यूनिट भी प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास सेव करने के लिए ज्यादा पैसे हैं। तो बिजनेसेस सेव नहीं करते, बिजनेस क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने बिजनेस में अंदर री इन्वेस्ट कर लिया, तो बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, तो बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। समझ आ गई बात? सोचो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से कितने फायदे हो गए। ये फायदा होता है। ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन समझ आ गई। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज दैट क्रिएट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दैट रिजल्ट्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड बिजनेस गोल्स। सही है। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है जो कि आपको बर्ड आई व्यू दे रही है पूरे चैप्टर का। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस करता है कुछ एलिमेंट्स पे। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना स्ट्रक्चर, और तुम्हें पता है कि स्ट्रक्चर किसी ना किसी चीजों से बनता है, ये बिल्डिंग भी तो स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारी चीजों से बनी है। सही है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए तो एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल। सही है, चेन ऑफ कमांड फिर रिपीट कर दिया है। वैसे आपके पास लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा जब चैप्टर में शुरू होगा। आपके पास होता है चेन ऑफ कमांड होता है, आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, आपके पास जो है वो हायरार्की होती है, आपके पास जो है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, वर्क स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अगली बात क्या कह रहा है कि जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या कंटेम्प्ररी हो। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आ गए, पहले उसको समझना जरूरी है। व्हाट इज ट्रेडिशनल? व्हाट इज ट्रेडिशनल? जी, जो चीजें बहुत बहुत टाइम से यूज हो रही हो, इंप्लीमेंट हो रही हो, लोगों को पता हो, लोगों की फेमिलियरिटी हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल। घिसा पिटा। सही है। ओवरली यूज्ड, अब्यूज्ड। सही है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशन। सही है। कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल, ठीक है, वियर्ड, यूनिक, डिफरेंट। सही है। अब कंटेम्प्ररी का लोग पता है मतलब क्या समझते हैं? न्यू। कंटेम्प्ररी कैन बी न्यू, समथिंग जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता नहीं होगा, तो उनके लिए वो यूनिक होगा, मे बी वियर्ड हो। सही है, मे बी डिफरेंट हो। सही है, यूज टू ना हो वो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत सालों से चलते हुए आ रही होती हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स को वो बाद में जाके पता चलती है, तो वो उनके लिए वियर्ड होती है। आपको पता है कि अभी हम इतने टेक्नोलॉजिकल दुनिया में रह रहे हैं, चीजें इतनी कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जो कनेक्टेड नहीं है। उनमें अभी भी जो ना कैनिबलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ज्यादा दूर नहीं चलते, इंडिया में आपके पास एक ऐसा आइलैंड है इंडिया के अंदर। सही है। वहां पे अगर आप उस आइलैंड की तरफ जाने की कोशिश करते हो ना पानी के थ्रू, तो वो क्या करते हैं? तीर बरसा के आपको मार देते हैं, आपको आने नहीं देते। वो बात नहीं करते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पूरा कबीला वहां रहता है। सही है। एक दफा एक इंटरव्यूअर ने बड़ी हिम्मत करके ना उसको इशारे विशारे करके कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो वहां पे गई गई या गया जो भी था,
तो वो वहां पहुंचा और उसके बाद वो थोड़ा टाइम वहां पे रुका और उसके बाद क्या किया, उन सब ने उसको मार दिया। उसकी बॉडी वगैरह भी रिट्रीव नहीं हुई और उसके घर वाले भी क्लेम करते चले गए क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अंडमान निकोबार। सॉरी, अंडमान निकोबार। ये है, मुझे नहीं पता था साइलेंट क्या। तो अच्छी बात है, तो अगर तुम्हें हो तो ग्रुप में शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चले कि अब तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोगों को वेयर्ड सी फीलिंग आ रही है। तो दिस इज कंटेम्प्रेरी। ये हमारे जो रोजमर्रा का जो एक्टिविटीज होती है उससे बहुत ज्यादा हटकर है। सही है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ऐसी चीजें कंटेम्प्रेरी लगती है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो तुम लोग फॉरेंसिक सेंस क्रिएट कर सकते हो। तुम लोगों ने शायद ऑर्गेनाइजेशन से काम ना किया हो, लेकिन तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता है कि भाई अगर लेट सपोज तुम लोग को इवेंट कराते हो, तो तुम लोग को इवेंट कराता है स्टूडेंट से, तुम लोग कहते स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो तुम किसी भी कंपनी के पास जाओगे स्पॉन्सरशिप के लिए, तो तुम डेफिनेटली वहां के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि मार्केटिंग के लिए वो हमें पैसे देंगे और हम क्या करेंगे कि उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्रोवाइड करेंगे, वो बदले में हमें पैसा दे देंगे। सही है। लेकिन अगर तुम लोगों को कोई जॉब वगैरह के लिए जाना होगा तो तुम कोशिश करोगे कि तुम एचआर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो। सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें तुम लोगों ने सुनी भी है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो तुम लोग सुनोगे, तुम लोग बोलोगे कि यार ऐसा भी होता है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी में आ जाएंगे। सही है, बात समझ आ गई। तो कह रहा है कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेकर आता है ऑर्डर, डिसिप्लिन और कंट्रोल। ऑर्डर, डिसिप्लिन और कंट्रोल चीजें जो हैं जब ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो डिसिप्लिन रहेगा, ऑर्डर होगा, कंट्रोल होगा, क्योस नहीं होगा, अफरा तफरी नहीं होगी, कंफ्यूजन्स नहीं होंगी। सही है। इन ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग। सही है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक और काम होता है कि इट हेल्प्स क्रिएटिंग द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक बात तुम लोग एग्री करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, राइट। तो इसमें अगर आप एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो तो आपका जो डिसीजन होगा कि कितने एम्प्लॉयज हायर करने हैं, तो वो आपका एक लिमिटेड डिसीजन होगा कि यार 10 15 20 जो भी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 20 एम्प्लॉय हायर करती है तो उसका मतलब है कि इससे ज्यादा वो नहीं जा सकती। तो 20 एम्प्लॉय को किस तरीके से अरेंज करना है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिलीव करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिलीव करती है कि हर बंदा जो है ना वो अपना काम खुद करेगा। सही है। वो आगे डेलीगेट नहीं करेगा। सही है। तो इस सेंस में क्या हुआ कि आपके पास जो है वो डेलीगेशन हो गई कम, तो आपके पास जो है वो कंट्रोल हो गया लिमिटेड कि आप ज्यादा से ज्यादा एक बंदे को काम दे सकते हो, दो बंदे को काम दे सकते हो। सही है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक बंदा काम कर रहा होगा, उसके अंदर ज्यादा नहीं दो लोग काम कर रहे होंगे, जो दो लोग काम कर रहे होंगे उनके अंदर ज्यादा नहीं दो लोग काम कर रहे होंगे, जो दो लोग काम कर रहे होंगे उनके अंदर ज्यादा नहीं दो लोग काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो विड्थ है ना वो कम है क्योंकि आपके पास एक लेवल पे लोग कम है ना। सही है। और जब बंदे पे बंदा बिठाया हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो हाइट है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है टॉल नैरो ऑर्गेनाइजेशन। टॉल नैरो ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि नहीं यार डेलीगेशन होनी चाहिए कि एक बंदा जो है ना मल्टीपल लोगों को लेके चले, उनसे भी काम करवाए और उनको हेड करे। तो उसका मतलब है कि एक बंदे के अंदर जो है 10 लोग काम कर रहे होंगे, उन 10 लोगों के अंदर 10 10 लोग काम कर रहे होंगे। तो उस पे क्या होगा, आपके पास जो लेयर्स है, जो हाइट है वो कम हो जाएगी और आपके पास जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या कहलाएगी, वाइड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। अब इसमें बच्चे कह सकते हैं कि सर वाइड टॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। वाइड का मतलब क्या है कि आप लेयर्स भी बढ़ा रहे हो, और सॉरी टॉल का मतलब है आप लेयर्स भी बढ़ा रहे हो, वाइड का मतलब है आप कंट्रोल भी ज्यादा कर रहे हो, कंट्रोल भी ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। तो उसका मतलब है कि जो 20 एम्प्लॉयज वाली बात थी वो तो फिर नहीं हो पाएगी। फिर तो आप लोगों ने 50 60 100 एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, तो आपके तो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। सही है। पहले सरकारी इदारे ऐसे तो चलते थे। सही है। ये जो अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये चीज स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि ये जो पीआईए और के इलेक्ट्रिक और जो हमारा पीटीसीएल हुआ करता था ना, जब ये फुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था, एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता था ना, जो डिपार्टमेंटल हेड की पोजीशन होती थी, उसमें 50 50 लोग बैठे होते थे। काम कोई भी नहीं करने आता था, सैलरी सब लेने आते थे। सही है। तो वहां पे आप कह सकते हो कि वहां पे टॉल और वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस टॉल और वाइड ने क्या दिया, आपको एबनॉर्मल लॉसेस दिए। क्योंकि अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है एग्जाम्पल के 1 लाख रुपए,
और सैलरी एक्सपेंस आ रहा है 50 लाख रुपए, तो फिर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कितना आएगा? वो तो बिल्कुल नेगेटिव में आएगा। मतलब लॉसेस भी ऐसे आएंगे नॉर्मल लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपने को क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे तो मिल जाने हैं। सही है, बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे ख्याल से इस चैप्टर के बारे में आपको काफी सारी चीजें पता चल गई होगी। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट ना एमसीक्यू के लिए पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है बुलेट पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस पर टाइम जाया नहीं करते। पर्पस क्या है, रीजन क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? सबसे पहला, डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स और डिपार्टमेंट्स। देखो, इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग डिसाइड करते हो कि हमें अपना बिजनेस करना है। सही, सबसे पहले आप सोचोगे बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। आपने क्या किया, तमाम एक्टिविटीज को लिखना शुरू किया। 10 लिख ली, 50 लिख ली, 100 लिख ली, 150 लिख ली, 250 हो गई। आपने बोला अभी तक मुझे 250 एक्टिविटीज नजर आ रही है, बाद में मैं ऐड करता रहूंगा। आपने 250 एक्टिविटीज पूरी लिख ली। अब जब आपने 250 एक्टिविटीज लिखी तो वो सारी आपस में जंबल कर रही हैं, आगे पीछे हुई भी है। यूर लाइक कि यार मैं इसको कैसे जो ना वो कंट्रोल करूं। तो आपने कहा एक काम करता हूं कि जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है ना उनको डिवाइड करके एक अलग ग्रुप बना देता हूं। डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू सेपरेट जॉब्स और डिपार्टमेंट्स। तो वही वाला एग्जांपल कि आपको लगा कि यार सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं, कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। सही है, यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन किया जा रहा है, कस्टमर सर्विस दी जा रही है, कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है। सही है, प्रोडक्ट पे काम किया जा रहा है। आपने उन सब चीजों को मिला के मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। तो आपने क्या, एक्टिविटीज को डिवाइड करके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स और जॉब में डाल दिया। इसी तरीके से आपके पास जितनी भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज थी, कि फंड्स कहाँ से आएंगे, फंड्स को कहाँ पे डिप्लॉय करना है, लिक्विडिटी कितनी मेंटेन करनी है, इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सही, इसके अलावा जो है आपने अपने प्रॉफिट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सैलरीज किस तरीके से बनानी है, एक्सपेंसेस को किस तरीके से देखना है। और ये जो सारी चीजें ना, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन के मामला, इन सबको आपने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया इनटू फाइनेंस डिपार्टमेंट। सही है, लोगों का कंडक्ट, लोगों के टाइमिंग, लोगों की हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। सही है, उनके ग्रीवेंसेस। सही है, उनके इश्यूज, उनके रिलेशंस, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स। सही है, उनके उनकी ग्रोथ, उनके जो है वो इंक्रीमेंट्स, इस सारी चीजों को आपने कर दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में कर दिया। तो जब वो 250 एक्टिविटीज को 20-25 करके आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल दिया, तो थोड़ी सी आपको क्लियर पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी। हेंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ने आपको हेल्प कर दिया चीजों को थोड़ा सा स्मूथ करने में। मेक सेंस? सही है। असाइंस टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब्स। जब तुम्हारे पास क्लियर डिपार्टमेंट्स आ गए, अब तुमने क्या करना है, उस डिपार्टमेंट की हायरार्की बनानी है। लेट्स सपोज ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मार्केटिंग हेड होना चाहिए जो कि पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद आपको, अगर आपको लगता है कि आपके पास जो जो सोर्स ऑफ मार्केटिंग होते हैं तो वो अलग अलग होने चाहिए, कि लेट्स सपोज के कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पास एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसी में हर बंदा जो ना डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहा होता है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कर रहा होता है, हर तरीके की मार्केटिंग वही देख रहा होता है। तो आपने उसको अलग से सेग्रीगेट नहीं किया। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग सब डिपार्टमेंट होगा, फिर कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग का, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे, उनके भी अंदर सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या किया आपने, असाइन कर दिया टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब्स। कि लेट सपोज अगर तुम 3 लोगों को फाइनेंस में हायर कर लिया गया, तो तुम्हारी जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन और तुम्हारी जेडी जो है अलग अलग होगी। कुछ चीजें सिमिलर होंगी लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट होगी। लेकिन जो सिमिलर होगी ना, वो किससे डिवाइड होगी, वो लेवल से डिवाइडेड होगी। कोई हेड होगा, सही है, कोई सबऑर्डिनेट होगा, और कोई ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल ही बॉटम लेवल पर होगा। तो बॉटम मिडिल और टॉप मैनेजमेंट। तो इस तरीके से तो आप टास्क को डिवाइड करते हो। कि लेट सपोज अभी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग करने का काम जो अकाउंटेंट का भी होता है, अकाउंटिंग करने का काम जो है वो अकाउंट्स के हेड का भी होता है। लेकिन अकाउंट का जो हेड होता है ना, वो बैठ के अकाउंटिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ रिव्यू करेगा। तो दोनों की जेडी में अकाउंटिंग लिखा हुआ होगा, लेकिन अकाउंटेंट का काम है कि वो अकाउंट्स बनाएगा, और जो हेड का काम है वो क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा। तो ये कौन बताएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये वाली बात समझ आ गई। असाइन, असाइन का मतलब होता है दे देना। सही है। फिर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपस में बैठ के चीजों को डिस्कस करना। ठीक है,
डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब होता है वैरायटी वाला। डाइवर्स का मतलब है जिसमें आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो डायनामिक किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल टास्क होते हैं ना, उनके लिए कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा वही वाली जो मैंने आपको स्टेक होल्डर में पढ़ाई थी। आपको याद है मैंने एग्जांपल दी थी कि एक एक लेबर काम कर रहा था मशीन पे, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पावर और इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है। सही है। पहले उसका पावर इंटरेस्ट कम था, जैसे एक्सीडेंट हुआ उसका पावर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, लेकिन वो स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मुझे एक बात बताओ, जब एक लेबर का एक्सीडेंट हो जाएगा आपकी प्लांट के पास या आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो उसका मतलब रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगेज होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, क्योंकि वही प्रोडक्शन हो रही थी, पहले वो होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कौन देखता है? ऑपरेशंस हेड। तो ऑपरेशंस हेड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए। सही है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि उसकी जो मरहम पट्टी करानी है, जो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, जो उसको पैसे वगैरह देने हैं, तो वो पैसे कहां से देंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में मैंने क्या बताया था कि ऑल बिजनेस डिसीजंस है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, याद आ रहा है? तो यहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सही है। फिर जाहिर सी बात है कि बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो बच जाएगा तो वो केस भी कर सकता है, और अल्लाह ना करेगा उसका प्रोग्राम बढ़ गया तो फिर और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आप अपने लीगल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लोगे कि यार इसमें हमारी गलती है या नहीं है, और अगर हमारी गलती है तो हमारे पास वे आउट क्या है, कि हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे बचने के लिए। तो जो भी इश्यूज हैं वो हमें पहले बता दिए जाएं। सही है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। सर ये एग्जांपल तो हो गई पुरानी, कोई नई एग्जांपल दे। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने कहा यार कि चलो आज डॉक्टर के पास गलती से चले जाता हूं। तुम किसी हॉस्पिटल के क्या बोलते हैं, ओपीडी, तुम किसी हॉस्पिटल के ओपीडी में गए। सही है। और तुमने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब वो मुझे जो है ना तबीयत खराब है और बताएं, तो डॉक्टर ने तुम्हें चेकअप वगैरह किया। तो तुमने एक डिपार्टमेंट की तरफ गए, ओपीडी। सही, डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया, लेकिन डॉक्टर को हॉस्पिटल ने कहा हुआ है कि इसे पूरा हलाल करके भेजना। सही है। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ कुछ चीजें तो मुझे समझ आ गई है, कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई है, और उसने यूं किया, समझ, हाँ कि समझ नहीं आई है। और उसने कहा कि एक काम करें कि सबसे पहले तो आप यहाँ चले जाएं, हमारी हमारी ही लैब है, यहाँ से आप एक्सरे करा लें और 2-3 टेस्ट करा लें। तो वो बोलेगा कि ठीक है डॉक्टर, मेरे घर के पास ना वो एक्सरे लैब है, वो बड़ा सस्ता करके दे दीजिए। नहीं वो तो हम नहीं मानते भाई, हम तो सिर्फ अपना ही मानते हैं। अच्छा ठीक है जा, वहां से वो एक्सरे वगैरह करा के आता है, फिर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर बोलता है अच्छा ये है मसला। फिर डॉक्टर कहता है कि काम करे कि हमारी जो है ना डिस्पेंसरी है, यहाँ से जो है ना आप दवाई, फार्मेसी यहाँ से दवाई ले लें। तो वो कहता है ठीक है, मेरे घर के पास मेरे दोस्त है ना वो दवाई बेचता है। बोले नहीं उसके पास तो मिलेगी नहीं, ये तो सिर्फ हमारे पास होती है, हम ही बनाते हैं। तो हम ही बनाते हैं। सही है, उसने हिंट दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि वो दवाई लेकर आएगा, फिर डॉक्टर बोलेगा कि आप 2 दिन के बाद आओ। वो 2 दिन के बाद आएगा तो बोलेगा तबीयत में तो कुछ बेहतरी फील नहीं हो रही, तो बोलेगा इसके बेहतरी फील नहीं हो रही, मुझे लग रहा था, चलो एक काम करो कि ऑपरेशन थिएटर चले जाओ, वहां पे जो ना पैसे। तो बोला कि ऑपरेशन थिएटर में मेरा नंबर कब आएगा? तो बोला अभी डॉक्टर तो बिजी है, तो 3 दिन के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तब तक क्या हम अपने आप को एडमिट करा लो। ठीक है। तो वो जनरल वार्ड में या फिर जो भी अपने आप को एडमिट करा लेगा। तो उसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट किया डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के लिए आपस में। डॉक्टर फोन कर देता है कि हाँ भेजना फार्मेसी में, ये मेरा वाला है तो मेरा परसेंटेज रख लेना। सही है। अब ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन होता है खैर। क्लस्टर्स जॉब इनटू यूनिट। ठीक है। यहां पे क्या होता है, हमने अब तक बात की कि अलग अलग जो है आपके पास, सॉरी आपके पास बहुत सारे टास्क होते थे। आप क्या करते थे, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ब्रेक करते थे। लेकिन कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है जोड़ना। क्लस्टर का मतलब होता है जोड़ना। तो कभी कभी आपको जॉब्स को यूनिट्स में भी जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये चीज तो हमने स्टैब्लिश कर ली थी कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो है वो डिपेंडेंट होता है उसके साथ। ठीक है। अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने कुछ प्रोड्यूस करना है, तो उसका एक काम तो है प्रोड्यूस करना, फिर उसका दूसरा काम है कि उसने क्या करना है, कॉस्ट सेविंग करनी है। तो कॉस्ट सेविंग के लिए अगर वो लेबर जो है
वो सस्ते से सस्ता डिप्लॉय करता है, वो अपनी टेक्निक्स को सस्ते से सस्ता कर लेता है, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही महंगा आ रहा होगा तो यहाँ पे आप क्या करते हो, क्लस्टर कर लेते हो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। सही है। लेकिन ये जो आपने लेबर हायर किया है, ये आपने तो नहीं, एचआर डिपार्टमेंट ने हायर किया था। तो आपको पता है प्रोडक्शन जो साइट होती है उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरऑल आ रहा होता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि प्रोडक्ट को सस्ते से सस्ता मार्केट के अंदर जल्द से जल्द डिलीवर करना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट भी ऑपरेशन के अंदर आ जाता है, क्लस्टर हो रही ना जॉब। ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या है? ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परचेसिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और भी आ जाते हैं, आईटी डिपार्टमेंट भी आ जाता है, लीगल डिपार्टमेंट भी आ जाता है, लेकिन ये कुछ बेसिक हैं। बात समझ आ रही है? क्लस्टर वाली बात सही है। स्टैब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। सही है। मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल मतलब हम जो भी इंडिविजुअली अपनी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन हम लोग ग्रुप्स का भी पार्ट होते हैं और हम लोग डिपार्टमेंट्स का भी पार्ट होते हैं। अब जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करता हूं हमारे पीआरसी जितने भी टीचर्स हैं, सही है, तो अगर मैं एक इंडिविजुअल पीआरसी 5 का टीचर हूं, सही है, लेकिन अगर हम सारे पीआरसी के टीचर मिल जाएंगे तो हमें कलेक्टिवली कहा जाएगा ग्रुप ऑफ टीचर्स या ग्रुप ऑफ पीआरसी फैकल्टी, सही, तो ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर पीआरसी के टीचर, पीआरसी के स्टूडेंट, पीआरसी के एडमिन को अगर मिला दिया जाए तो बन जाएगा पीआरसी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर होता है, ग्रुप से छोटा, और इंडिविजुअल सबसे छोटा। तो रिलेशन क्या हो सकता है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल ग्रुप का, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का, ग्रुप ग्रुप का, ग्रुप डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का। समझ आ गया? कोई मसला है इसमें? अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। मैं था डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी में, सही है। डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी में हमारी हायरार्की किस तरीके से थी मैं आपको समझाता हूं, आपको इस पूरी एग्जांपल समझ आ जाएगी। डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी में आपके पास दो सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स थे। क्या थे? दो सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स थे। एक था एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, एक था नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स। एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में आपके पास था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। ठीक हो गया? अब ये डिपार्टमेंट्स हैं तो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके अंदर टीचर्स काम कर रहे होंगे, एडमिन काम कर रहे होंगे, एंड बच्चे वगैरह वहां पे पढ़ रहे होंगे, सही डिपार्टमेंट। नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में क्या था? आपके पास मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल डिपार्टमेंट, सही है। तो वो डिपार्टमेंट्स के भी हेड होंगे, उनके भी एडमिन वगैरह काम कर रहे होंगे, तो वो डिपार्टमेंट्स हो गए, सही है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा ग्रुप ऑफ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, ग्रुप ऑफ नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, सही है। फिर उसके बाद क्या होता था कि जो जो एकेडमिक डिपार्टमेंट और नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट, वो आंसरेबल थे किसको? वाइस चांसलर को। तो वाइस चांसलर कौन है? एक इंडिविजुअल। अगर वाइस चांसलर मीटिंग कॉल करता है एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ, इट्स इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, सही है। अगर वाइस चांसलर मीटिंग कॉल करता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो इंडिविजुअल वर्सेस डिपार्टमेंट, सही है। अगर लेट सपोज वाइस चांसलर उस डिपार्टमेंट के सिर्फ एक टीचर को बुला लेता है, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सही से मार्केटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट वर्सेस डिपार्टमेंट। सारे एकेडमिक डिपार्टमेंट्स को लग रहा है कि मार्केटिंग वाले मार्केटिंग ही नहीं कर रहे, फारिग हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वर्सेस ग्रुप। समझ आ गया? आगे बढ़ जाए, ठीक है। एस्टैब्लिशेस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। एस्टैब्लिशेस, फॉर्मल का मतलब क्या था? रिटन और ऑफिशियल। आपको डॉक्यूमेंट में लिख के दिया जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट के हो, और आपको आपके सब और सुपरवाइजर का नाम बता दिया जाता है, और आपको बता दिया जाता है कि आपके सबऑर्डिनेशन में कौन कौन लोग होंगे, रिटन में दिया जाता है। एस्टैब्लिशेस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि एक वर्टिकल लाइन होती है जिसमें लोग अपने लेवल के हिसाब से प्लेस्ड होते हैं। हर सीनियर का एक सबऑर्डिनेट होगा, सबऑर्डिनेट का एक सबऑर्डिनेट होगा, सबऑर्डिनेट का एक सबऑर्डिनेट होगा, या हर सबऑर्डिनेट का एक सीनियर होगा, सीनियर का एक सीनियर होगा, सीनियर का एक सीनियर होगा। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। एलोकेट्स एंड डिप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। एलोकेट या डिप्लॉय का मतलब होता है कि आप चीजों को क्या करते हो? तकसीम करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पर्सन टू पर्सन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा मैनेजरियल या डायरेक्टोरियल पोजीशन पे होगा, तो उसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसको सिस्टम के नाम पे लैपटॉप देगी काम करने के लिए, ताकि उसकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसको मोबाइल फोन देगी ताकि उसकी कम्युनिकेशन
ना रुके। लेकिन उसको अगर लैपटॉप और मोबाइल फोन मिला है काम करने के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसको भी लैपटॉप और मोबाइल मिलेगा? नहीं, उसको नहीं मिलेगा। तो वो बोलेगा कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन उसी डिपार्टमेंट, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्लर्क लेवल पे लोग होते हैं उनको सिस्टम मिलेगा, लेकिन उनको लैपटॉप नहीं मिलेगा, उनको पीसी मिल जाएगा, क्योंकि उनको बोला कि आपको कोई मोबिलिटी की जरूरत नहीं है, आपने यहीं पे बैठ के काम करना है। दिल में सोचेगा मूवी तो देखनी होती है घर पे, तो मैं लैपटॉप कैसे लेके जाऊंगा। तो खैर, अच्छा उसके बाद गार्ड को जो है वो गन दे दी गई। तो अब एक बंदा आया, बोले गार्ड को गन दी है तो हमें भी गन दो, हम भी जरा गोलियां ले चलाएं, मजा एंजॉय करें। तो बोले वो आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिप्लॉय नहीं किया गया। सिर्फ रिसोर्सेज में आपके पास कैपिटल नेचर के रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के। कुछ इंडिविजुअल्स को ज्यादा लोग मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को कम लोग मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को लोग मैनेज करने के लिए दिए ही नहीं जाते। कि गार्ड ने बोला मैं भी अपना सबॉर्डिनेट रखूंगा, कि वो मेरी गन संभालेगा, और इसके अलावा जो है वो हाँ वो जो डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर वगैरह वो देखेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यहाँ पे एलोकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के हिसाब से। देन ये बात समझ आ गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर करके दे रहा है। इंपॉर्टेंस समझ आ गई, इसमें सारे एमसीक्यूज थे। देन आगे बढ़ जाएं। अब आपके पास आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है? सही है। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इन्होंने सिर्फ क्या किया, नाम चेंज कर दिया। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस क्या है? पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस को दो तरीकों से बताया गया, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। मतलब अगर ये होगा तो एडवांटेजेस है, और अगर ये नहीं होगा तो डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, अगर ये गलत होगा तो भी डिसएडवांटेजेस है। तो लिखा हुआ है कि अगर आप एक करेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले आपको फायदा यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगी, ग्रोथ परपीचुअल हो जाएगी, ये ज्यादा बेहतर नहीं। तो परपीचुअल ग्रोथ नजर आएगी, यानी कि नॉन स्टॉप ग्रोथ होगी, विदाउट पॉजेज होगी। सही है। दूसरा, कंटेंट एम्प्लॉय। कंटेंट एम्प्लॉय, कंटेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, कंटेंट का मतलब होता है खुश होना। सही है। कंटेंट का मतलब होता है सुकून में होना। सही है। वो कंटेंट नहीं, वो 3-2-1 पिल्ले वाला, वो कंटेंट नहीं, कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं हो रही है। कंटेंट के दो मतलब होते हैं, कंटेंट का मतलब होता है सब्सटेंस, और कंटेंट का मतलब होता है खुशी, सेटिस्फैक्शन। तो एम्प्लॉय जो है वो खुश होंगे। अभी मैंने बताया ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया है कि एक सबऑर्डिनेट को उसका सुपरवाइजर ही काम दे सकता है, वो इंप्लीमेंट भी होता है। तो एम्प्लॉय कंटेंट होगा। सही है। और जब एम्प्लॉय कंटेंट होगा तो कंटिन्यूस ग्रोथ होगी, कंटिन्यूस ग्रोथ होगी तो आपके पास प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो भी मैंने आपको लिखवाया था। सही है। गलत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता ही नहीं, तो क्या नुकसान होंगे? टेंशन क्रिएट होगी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। कि एम्प्लॉयर बोलेगा कि यार तुमने ये काम नहीं किया, बोलेगा ये मेरा काम नहीं था, मेरी जेडी में नहीं लिखा हुआ, तो उसने मुझे दे दिया, बोलेगा तुम्हें करना है, यूं है वो है। तो इससे टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन क्रिएट होगी तो क्या होगा? इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस फ्लरिश करेगी, इनएफिशिएंसी आ जाएगी काम में। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि मैं अपने डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट था, दूसरा हेड आया, उसने मुझे बोला कि भाई ये काम कर लो। तो मैंने बोला भाई ये मेरा तो काम है नहीं, उसको तो मैंने ऐसे ही बोल दिया चलो मैं कर लूंगा। और मैं क्या, वो काम छोड़ के घर चले गया छुट्टी करके। सही है। अगले दिन मैं आया, उसको लगा होगा कि मैंने काम कर लिया, वो सुकून से बैठा हुआ है, और पता चला कि वो काम नहीं हुआ और उसकी बेइज्जती हो गई। सही है। अब वो आगे मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे हेड नहीं करता। लेकिन इन सब में क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक गया, प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, इनएफिशिएंसी आ जाएगी। और फिर क्या होगा कि लॉसेस होना शुरू होंगे। और अगर इंसान ने अक्कल के नाखून नहीं लिए, अपनी ढिठाई नहीं छोड़ी, तो ऑर्गेनाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी। डन। ये बात लिखी हुई है पहले पैराग्राफ में, तुम लोग रीड करोगे तुम्हें मिल जाएगी। तीनों एडवांटेजेस और चारों डिसएडवांटेजेस ऐसे ही लिखे हुए। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैनेजर्स जो होते हैं ना वो होते हैं नाइव, NAIVE, नाइव। नाइव का मतलब होता है, मैनेजर्स होते हैं भोले, मैनेजर होते हैं मासूम, बेवकूफ, कि वो जानते नहीं है कि यार अगर तुमने एक दफा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट कर लिया तो शायद फॉर अ टाइम बीइंग वो बेहतरीन हो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते आते पेस्टल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल,
या और क्या, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल, या फिर आपके पास लीगल चेंजेस आते हैं, तो क्या होगा कि आपको शायद जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप चला रहे हो वो इनएफिशिएंट हो जाए, और जहां पे आपको एडवांटेजेस नजर आ रहे थे अब आपको डिसएडवांटेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें समझदारी क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अब चेंज कर दो। वो नाइव होते हैं, बेवकूफ होते हैं कि नहीं भाई एक सेट कर लिया तो अब इसका मतलब है कि अब पूरी जिंदगी यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलेगा। ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में यही होता है कि बाबूजी ने किया था, भैया ने किया था, तो हम भी करेंगे। सही है। तो बाबूजी और भैया के वक्त पे टाइम अलग था, तुम्हारे वक्त पे टाइम अलग हो चुका है, तो तुमने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज करना है। ये बात लिखी हुई यहाँ पे, बाबूजी वाली नहीं लिखी हुई, ये मैंने अपने से कही। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ आ गई? किसी का कोई सवाल यहाँ पे? सही है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टाइप्स पढ़ने से पहले, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स को पढ़ने से पहले ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम एलिमेंट्स पढ़ लें? हम वो एलिमेंट्स पढ़ लें जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, तो हमें टाइप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो चलो टाइप्स उसके एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन। अब मैं चाहूंगा कि आप या तो अपनी बुक गंदी करो या फिर किसी पेपर पे लिख लो जो मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूँ। तो ये लिख लिया? डिपार्टमेंटलाइजेशन है ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन के आगे लिखो वर्सेस, डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्सेस डिविजन, डिविजन, DIVISION, डिविजन। लिख लिया? डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्सेस, VS भी लिख दो चल जाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्सेस डिविजन। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स में डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम डिविजन भी पढ़े ना। सही है। चेन ऑफ कमांड, सही है, चेन ऑफ कमांड को स्लैश लगाओ, स्लैश, सही है, ऑब्लिक स्लैश, सही है। लिखो लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी, अभी ऊपर पढ़कर आए थे ना, स्टैब्लिशेस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, तो यहां पे है ये चेन ऑफ कमांड को हम लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं बेसिकली। सही है, लिख लिया? अब लिखो वर्सेस, चेन ऑफ कमांड के आगे लिखा था ना ऑब्लिक लाइन ऑफ अथॉरिटी, वर्सेस लिखो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि चेन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ अथॉरिटी एक ही है, लेकिन इसका जो उलट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेन ऑफ कमांड के आगे स्लैश बना के लिखो लाइन ऑफ अथॉरिटी, फिर उसके आगे लिखो वर्सेस लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया? ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है ना, आगे लिखो वर्सेस लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। लिख लिया? अच्छा, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है ना, वर्क स्पेशलाइजेशन के आगे लगाओ स्लैश या ऑब्लिग और लिखो डिविजन ऑफ लेबर, इसका दूसरा नाम है ये, डिविजन ऑफ लेबर। लिख लिया? अब बुक की सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जो उसने पहले पढ़ाया है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, तो जो बच जाएगा ना वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। सही है। सबसे पहले लिखा है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड की जो पहली लाइन है ना वो फारिग है, सही है, उसको तो काट दो, उसको रीड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी लाइन से लिखा हुआ है कि एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोज डाउन टिल द बॉटम। सही है, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी, मैंने वर्ड लिखा था ना लाइन ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब है कि चेन ऑफ कमांड इज लाइन ऑफ अथॉरिटी, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये जो चेन है ना, ये जो हायरार्की है, ये जो चेन है, सही है, ये एक वर्टिकल चेन है जो कि स्टार्ट होती है टॉप से और जाती है बॉटम पे, लेकिन ये जो चेन है ना अनब्रोकन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वर्टिकल लाइन है जिसमें आपके पास चेयरमैन है, फिर CEO है, फिर डायरेक्टर है, फिर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट है, फिर आपके पास ऑफिसर है, तो ये आपके पास जो हायरार्की है ना, तो अगर चेयरमैन ने बात करनी है डायरेक्टर से
तो वो सीईओ को स्किप नहीं करेगा, यानी कि ये अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है। उसने सीईओ से कम्युनिकेट करना है, फिर सीईओ कम्युनिकेट करेगा किससे? डायरेक्टर से। इसी तरीके से अगर ऑफिसर ने बात करनी है मैनेजर से, तो वो पहले असिस्टेंट से बात करेगा, फिर असिस्टेंट जाके मैनेजर से बात करेगा, बीच में असिस्टेंट को स्किप नहीं किया जाता है। ये अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, चाहो तो चेन ऑफ कमांड, ये हेडिंग लिखी ना, इसके आगे लिख लो हायरार्की। HIERARCHY, HIERARCHY, हायरार्की। हायरार्की का मतलब भी चेन ऑफ कमांड या फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, कि यहाँ पे अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो कि स्टार्ट होती है टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जाती है टिल द बॉटम। सही है। तो यहाँ पे रिलेशन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, या सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का, मैनेजर और एम्प्लॉय का। कि एक मैनेजर होगा उसका एम्प्लॉय होगा, वो एम्प्लॉय भी एक मैनेजर होगा उसका एम्प्लॉय होगा, वो एम्प्लॉय भी एक मैनेजर होगा उसका एम्प्लॉय होगा। तो आपके पास एक वर्टिकल चेन होती है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो सर लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो अनब्रोकन लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि स्टार्ट होती है टिल द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जाती है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, एक जो है वो था सपोर्ट स्टाफ था एक डिपार्टमेंट का। सही है। उसने कहा कि सर वो मेरी जो है ना सैलरी बढ़वा दे 10,000 रुपए। सही है। तो यहाँ पे अगर वो सैलरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो डिपार्टमेंट का हेड डिसाइड करेगा। तो वो डिपार्टमेंट के हेड के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? वो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेगा, लाइन ऑफ अथॉरिटी को नहीं। वो क्या करेगा? वो अपने सुपरवाइजर को बताएगा, उसका सुपरवाइजर अपने सुपरवाइजर को बताएगा, और सबसे ऊपर वाले सुपरवाइजर को जब बात पता चलेगी, फिर वो क्या करेगा? डिसीजन देगा अपने सबऑर्डिनेट को, फिर वो डिसीजन अपने सबऑर्डिनेट को, फिर सबसे लास्ट में जाके पहुंचेगा। तो जो उसने रिक्वेस्ट की लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसको आंसर आया लाइन ऑफ अथॉरिटी। देन बात समझ आ गई? इसमें कोई मसला? एक ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा आपके पास लेंथी लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, जितनी ज्यादा आपके पास लेयर्स होती है मैनेजमेंट की, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। और जहां पे आपके पास वर्टिकल चेन पर कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज होती है ना, दिस इज कॉल्ड रेड टेप। चाहो तो लिख लो, किसने पूछा भी था मुझसे ग्रुप में सवाल। REDTAPE, रेड टेप। रेड टेप, वो बॉल पे चढ़ाने वाली नहीं। रेड टेप का मतलब ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन अगर कॉम्प्रोमाइज होते होते किसी पॉइंट पे बिल्कुल खत्म हो जाए, ब्लॉक हो जाए, दिस इज कॉल्ड रेड टेप। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास चेन ऑफ कमांड में आपके पास 10 लेयर्स थी, हो सकता है होती है बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। सही है। एक सपोर्ट स्टाफ ने कहा मालिक मेरे 10,000 रुपए बढ़ा दो। सही है। अब जैसे उसने रिक्वेस्ट की अपने ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले ने बोला कि यार ये तो अपने 10,000 रुपए बढ़वा रहे हैं, मुझे भी अपनी सैलरी बढ़वानी थी, तो एक काम कर दो, 2,000 रुपए कम बता के ऊपर कर देता हूँ। उसने 2,000 रुपए कम बोला कि यार इसके 8,000 रुपए बढ़ा दो। ऊपर वाले ने बोला मुझे भी इंक्रीमेंट करवाना है, तो 2,000 रुपए और काट दो। तो उसने बोला कि चलो इसके 6,000 रुपए बढ़ा दो। ऊपर वाले ने बोला कि यार 2 काट दो, 4। ऊपर आया 2। जब 2 पहुंचा तो उसने बोला यार कि 2,000 रुपए के लिए क्यों बॉस को तंग करना, छोड़ो यार, बात ही नहीं करता। रेड टेप। अपने फायदे की वजह से, अपने गर्ज की वजह से, किसी भी XYZ रीजन की वजह से जब कम्युनिकेशन बीच में कहीं खो जाती ना, दिस इज कॉल्ड रेड टेप। सही बात समझ आ गई? तो चेन ऑफ कमांड जितनी ज्यादा लेंथी होगी, देखो लॉन्ग चेन ऑफ कमांड और शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। सही। तो रेड टेपिज्म के चांसेस कहां पे ज्यादा होंगे? लॉन्ग चेन ऑफ कमांड में होंगे। चेन ऑफ कमांड में कोई मसला? देन आगे बढ़ जाते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो कि सुपीरियर एफिशिएंटली इमीडिएटली मैनेज कर सके, इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी कि एक सुपरवाइजर के पास कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके अंडर डायरेक्टली कितने लोग काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। सही है। अब यहाँ पे लेट सपोज एक है मैनेजर मार्केटिंग और एक है मैनेजर फाइनेंस। मैनेजर मार्केटिंग के पास 3 लोग काम कर, उसके डायरेक्टली उसके अंडर में 3 लोग आते हैं। एक होगा असिस्टेंट सेल्स, एक होगा असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग, एक होगा असिस्टेंट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। 3 है, उसके 3 असिस्टेंट्स। तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा? 3। सही है। एक है फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के पास एक है असिस्टेंट अकाउंट्स और एक है असिस्टेंट रिपोर्टिंग। तो ये 2 लोग हैं, उसके पास क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? 2। उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? 2। अब ये पे अज्यूम करो जो असिस्टेंट अकाउंट है, असिस्टेंट अकाउंट के पास
दो और सबऑर्डिनेट है। एक क्या है, आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑफिसर है और एक आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑफिसर है। तो मुझे बताओ फाइनेंशियल मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना हो जाएगा? 2, 3, 4 या उससे ज्यादा? कितना होगा? फाइनेंशियल मैनेजर के पास दो लोग काम कर रहे हैं, एक है असिस्टेंट अकाउंट और एक है असिस्टेंट रिपोर्टिंग। असिस्टेंट अकाउंट के पास दो लोग और काम कर रहे हैं, एक है कॉस्ट अकाउंट ऑफिसर और एक है फाइनेंशियल अकाउंट ऑफिसर। तो कितना है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितना है? चार। चार वाले कितने हैंड रेस करो? सही है। तीन वाले कितने हैंड रेस करो? कोई भी नहीं। दो वाले कितने हैंड रेस करो? 2 लाख, ठीक है। आंसर इज 2। देखो लिखा हुआ है स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। आप इफेक्टिवली ना अपनी लेयर के बाद वालों को मैनेज कर सकते हो, उसके नीचे जो लोग होंगे ना वो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। यहां पे आंसर है फाइनेंशियल मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल है 2 और असिस्टेंट अकाउंट का स्पैन ऑफ कंट्रोल है 2। सही है, बात समझ आई? उसका उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है 2। तो यहां पे आप, अब अक्सर लोग क्या करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स होते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुझे 10-10 लोगों को हेड, मुझे 100-100 लोगों को हेड करना होता है और मैं तो बड़ा बिजी होता हूँ, मेरी तो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं। उससे पूछो हाँ भाई रुको, तुम्हारे अपने असिस्टेंट्स में कितने लोग आते हैं, तुम्हारे अपनी सबऑर्डिनेट्स में कितने आते हैं? यार मेरे पास तो 4 होते हैं लेकिन वो 4 लोग भी तो 25-25 लोगों को मैनेज कर रहे हैं। अबे भाई तुम्हारा स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 है। सही है, अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, लेकिन अगर इनके अंडर में कोई काम नहीं करे ना तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तुम उनको पकड़ोगे, तुम पे कोई बात नहीं आ रही होगी। तभी तो ये अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है कि अगर कोई स्किप करके चले गए ना फिर वो बोलेगा उस्ताद आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसने चेन में मुझे स्किप कर दिया था, तो फिर मैं किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? तभी यहाँ पे ये अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि हर बंदा अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल का जिम्मेदार होता है, आगे वालों का नहीं होता। देन बात समझ आ गई? स्पैन ऑफ कंट्रोल में किसी को मसला? सही है। लिखा हुआ है द हायर द रेशियो ऑफ सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, और उतना ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। एंड इट मेक सेंस कि आपके पास जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होंगे उतना ज्यादा आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। सही है, मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा कम होता है, मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा कम होता है। रीजन क्या है? मेरा एक रीजन है जिसकी वजह से मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है, वो ये कि मैं काम डेलीगेट नहीं कर सकता। मैं काम डेलीगेट नहीं कर सकता, मैं आगे लोगों को काम नहीं दे सकता। मैं सोचता हूँ मैं खुद कर लूंगा। तो जब मैं खुद कर लूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे जो सबऑर्डिनेशन में लोग हैं वो फारिग घूमेंगे। इतना सच नहीं बोलना था। अच्छा खैर, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं आई कि नवाजिश बोला था उसने। सही है, तो यहाँ पे जो है आ, एक वजह, एक एक सिचुएशन की वजह से क्या हुआ कि मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल रिड्यूस हो गया। तो मैंने खुद डिसाइड किया कि यार मैं मैनेजरल पोजीशन पे आऊंगा ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं नंबर ऑफ लोग पीपल को मैनेज कर ही नहीं सकता, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ। सही है, तो इफ यू नो दिस वीकनेस, या तो आप उस पर काम करो या तो आप उस चीज को छोड़ दो। सही है। अब यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिखा हुआ है मैनेजर्स कैपेबिलिटी, उसकी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन। सही है, सोचो मेंटल लिमिटेशंस की बात करें कि एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में बंदा काम कर रहा है जो बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, सही, बहुत कैलकुलेटिव है। सही है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, चीजें एनालाइज करता है, सही है, लॉजिकली चीजों को सीक्वेंस करता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करता है, बहुत सेंसिबल है, इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव भी नहीं है लेकिन बहुत ओवरली सेंसिटिव भी नहीं है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। या एक बंदा बहुत जज्बाती है, बहुत सेंसिटिव है, सही है, उसका टेम्परामेंट का इश्यूज हैं, सही है, उसके बाकी जो है वो उसको फिट्स आते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो परेशान रहता है, उसको अपने घर के मसले मसाइल लगे हुए हैं, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा पहले वाले का, जो काम और कंपोज्ड है। क्योंकि अगर वो जो है प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो उसको टीम की कैप्टन को बनाने का भी हक नहीं है। सही है, तो यहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल, अगर आपकी मेंटल लिमिटेशंस आ जाती हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल लिमिटेड हो जाएगा। फिजिकल की बात करूं तो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होते हुए देखा है। मैं इससे पहले ना केएनएस में काम किया करता था, तो सर साजिद ने मुझे कहा कि तुम तो जो ना ऑपरेशंस को हेड, एडमिनिस्ट्रेशन को तो तुम हेड कर रहे हो, लेकिन हमें ना ऑपरेशंस का एक हेड चाहिए। सही है,
तो मैं उनसे यही पूछता था आपको किस तरीके का ना बंदा आपके माइंड में आप विजुलाइज करते, तो उसने मुझे बोला "वैसे देख, अगर ना लड़कों को अगर जो है ना एडमिन को अगर कंट्रोल करना है ना, तो आपको बहुत ही थ्रेटनिंग किस्म का ना खतरनाक किस्म का बंदा चाहिए, जो कि क्या करे कि लोग देख के उसको डर जाए, फिर वो आगे कोई बात ही ना करे ना। तो उन्होंने फिजिकली जो ना वो टॉल हो, थोड़ा चौड़ा हो, उसके अलावा जो है वेट ज्यादा हो, और दाढ़ी मूछी भी उसकी रफ सी हो, बड़े बड़े बाल हो उसके, आवाज बात हो, हाँ वह बंदा डर जाए, ये बंदा ही डर जाए। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर वो लेकर भी एक ऐसा बंदा आए थे, तो नहीं नहीं, कुत्ता नहीं, बंदा ऐसे लेकर आए थे। सही है। तो ये क्या है, ये होता है। अच्छा, मैं इससे पहले डीएचएस यूनिवर्सिटी में काम करता था, तो मुझे जितने कैसे याद है कि हमारे वहां पे जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था ना, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं है, लेकिन मुझे एक दफा इन्होंने कहा कि भाई आपको ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बुला रहे हैं ना। तो मैंने पहली बार उनसे मुलाकात करने जा रहा था ना, उस वक्त मैं छोटा सा पतला दुबला सा था। मैं गया हूँ ऑफिस में, और मैंने यूं करके देखा ऊपर, वो खड़ा हुआ पड़े थे ना, तो बोले जी हजरत बैठिए। मैं जमीन पे बैठने वाला था, साहब बताओ क्या काम है। मैं टक्कर टक्कर मार देगा तो मैं तो काम हो जाएगा। तो खैर, ये क्या है, अब मुझे खुद बताओ ना कि ये होना चाहिए, लोग डरते हैं थोड़ा सा। अब मुझे ठीक से याद है कि जब वो हेड छोड़ के गया था, केएनएस वाला, तो उसकी जगह इन्होंने एक और जो है वो बंदा हायर किया था। एक तो उस बेचारे का नाम भी, उसके नाम ने भी उसका साथ नहीं दिया, और बेचारे उसको खुद को भी जो उसकी पर्सनैलिटी ने साथ नहीं दिया। बेचारा छोटा सा पतला दुबला सा ऐसे करता हुआ बंदा था, बोला भाईजान काम कर लो। तो अब उसको बंदा बोलेगा हाँ चल चल साइड में हो। तो उस बेचारे को तो कोई इज्जत ही नहीं देगा। सही है। और बेचारे के नाम ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसका नाम था एमन। तो अब नाम भी लड़कियों वाला, और बेचारा था भी मासूम सा। क्यों कोई बोले कि यार वो बोलेगा ये एक काम करो कि कल तुमने ना सैटरडे आना है ऑफिस, तो सर पे हाथ रखेंगे, हाँ बेटा मजाक बहुत अच्छा करते हो, ये लो लॉलीपॉप, तो चले जाए। तो क्या इज्जत रहेगी उस बेचारे की। तो ये मेंटल और फिजिकल लिमिटेशन जो है ना बहुत मैटर करती है स्पेन ऑफ कंट्रोल को ज्यादा या कम करने में। नेचर ऑफ मैनेजर्स वर्कलोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि मैनेजर का अपना खुद का काम ज्यादा है ना, तो उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल रिड्यूस हो जाएगा। इट मेक सेंस, क्योंकि वो अपने कामों में बिजी होगा, तो आगे काम कैसे डेलीगेट करेगा। उसके एम्प्लॉय तो बोलेंगे बेहतरीन, अच्छा है मैनेजर बिजी रहे, 10 काम इसको साले को और दो और चिल करो। सही है। तो मैनेजर का अगर खुद का वर्कलोड ज्यादा होगा तो स्पेन ऑफ कंट्रोल रिड्यूस, अदरवाइज ज्यादा। नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन, डिपार्टमेंट का काम कैसे है। तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट पता है क्या होता है, कि एक हेड बोलता है कि बॉस आपने मुझे जो ना 4 सबॉर्डिनेट दिए हैं, उसको जो है आपने 10 सबॉर्डिनेट दिए हैं। तो वो बोलता है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम कंपैरेटिवली कम है, इनके डिपार्टमेंट का काम जस्टिफाई करता है ज्यादा सबॉर्डिनेट्स। अक्सर लोग ये इसमें भी वो करते हैं कि यार मुझे जो है कम आप लोगों ने लोग दिए तो मेरे पास बर्डन ज्यादा है। वो बोलता है कि इनके पास 10 लोगों के बात होने के बावजूद भी बर्डन ज्यादा है। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट का काम है ना उसके हिसाब से स्पैन ऑफ कंट्रोल कम ज्यादा करना होता है। ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब होता है फैला हुआ। सही है। डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटर्ड। सही है। अगर आपके पास जो सब ऑर्डिनेट्स है ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रिड्यूस हो जाएगा। सही है। लेकिन अगर आपके पास ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड नहीं है एम्प्लॉइज, तो फिर आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा। सुफा से पहले मैं था ट्रेड की में, केनस का बता दिया, सुफा का बता दिया, ट्रेड की का रह गया। ट्रेड की में ना हमारे पास टीम्स होती थी। सही है। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ईगल, फैल्कन, एबीसीडी के नाम की टीम थी। तो हमारी जो टीम थी वो थी ब्रावो। सही है। तो हमारे एक था टीम लीडर। सही है। वो बिल्कुल बराबर में बैठता था हमारे। ठीक है। तो मैं बैठा हुआ हूँ। सही है। टीम लीडर बैठा हुआ है, तो टीम लीडर उसके बराबर में 4 लोग, और इस तरफ 4 लोग, और जो पीछे डेस्क लगी होती थी ना उस पे 4 लोग, तो टोटल वो तकरीबन 10-12 लोगों की टीम लेके चलता था। इतनी बड़ी टीम क्यों, क्योंकि उसको मीटिंग करनी थी ना, से चेयर घुमाता था। तो कहता था कि हाँ दोस्तों एक 5 मिनट की मीटिंग कर लें, तो सारे अपनी चेयर उसकी तरफ घुमा के ले आते थे, और हम मीटिंग करते थे, फिर अपने अपने डेस्क पे चले आते थे। तो ज्योग्राफिकली हम लोग कम डिस्पर्स थे, तो वो 12 लोगों को मैं मैनेज कर सकता था। किस तरह से चेयर घुमाता, देखता कि एक चेयर पे एक बंदा 1 घंटे से बैठा नहीं है, तो अपने पास लिख लेगा कि यार इससे बाद में बात करता हूँ कि ये बार बार कहाँ चले जाते। और डीएचएस सुपर यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। डीएचएस सुपर यूनिवर्सिटी 4 एकड़ पे बनी हुई थी। उसमें डिपार्टमेंट का एक हिस्सा एक जगह था और एक दूसरा कोने पे था। तो उसमें तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो दूसरे कोने में हिस्सा था ना, वहां पे तो अक्सर लोग छुट्टी करके बैठे होते थे।
तो बॉस फोन करके पूछता था कि भाई मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में चक्कर लगा के गया हूँ, तो क्या है? तो बोले मैं वो रेस्ट रूम में गया हूँ ना, तो अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो उसको पता है बॉस थोड़ी देर तो वेट करेगा, फिर चले जाएगा, अब थोड़ी बार बार वहां पे चक्कर लगाएगा। तो ऐसे लोग छुट्टी भी कर लेते थे, पता नहीं चलता था, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वहां पे कम हो जाता। सही है। लेवल ऑफ कोहेसिवनेस विद इन द टीम। कोहेसिवनेस का मतलब मैंने आपको बताया था, कोहेसिवनेस का मतलब होता है बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग। सही है। तो यहाँ पे आपको सिनर्जी मिल जाती है कि सब लोग सेम पेज पर होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी सिचुएशन को मिलके संभाल सकते हैं। अगर ऐसे हैं लोग तो फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा, अदरवाइज रिड्यूस हो जाएगा। देन बात समझ आ गई? अब यहाँ पे अगले टॉपिक पे जाने से पहले, अगले अगले टॉपिक पे जाने से पहले आपके पास जो है एक टॉपिक यहाँ बुक में नहीं लिखवाया हुआ, तो अब मैं वो पढ़ाऊंगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर चाहो तो उसकी डेफिनेशन कहीं लिख लो, वरना मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर चाहो तो लिख लो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है समराइज्ड, देखो समराइज्ड, समराइज्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, समराइज्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखा, समराइज्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, समराइज्ड vertical distribution of employees based on the power and responsibility they have, based on the power and responsibilities, based on the powers and responsibilities they have in the organization. कोई रीड कर देगा? किसने पूरी लिख ली? एक पूरी लिख ली है? रीड करते हो? Right, vertical distribution of employees based on the power and responsibilities they have. In the organization. सही है। This is called levels of management. सही है। इस बात को समझाने से पहले, इस बात को समझाने से पहले मैं लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है ना, वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाली ही है, बस वर्ड समराइज कर दो। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड समराइज्ड कट जाएगा। Vertical distribution of employees based on the powers and responsibilities they have in the organization. Layers of management. देख लिया? एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। उसमें सुन, ये जरा सुनना गौर से, ठीक है। उसमें जो है आपके पास एम्प्लॉयज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहां पे है चेयरमैन, फिर वहां पे है सीईओ, फिर वहां पे है डायरेक्टर, फिर वहां पे है सीनियर मैनेजर, फिर वहां पे है मैनेजर, फिर वहां पे है असिस्टेंट मैनेजर, और फिर वहां पे है ऑफिसर। 7 हो गए, सही है। फिर से यहाँ पे आपके पास है चेयरमैन, फिर आपके पास है सीईओ, आपके पास है डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट, ऑफिसर। सही है। ये जो 7 आपके पास लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्टिकली, ये क्या है? लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 7 क्या है? लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। सही है। तो ये जो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ है। क्या इसमें कुछ लोगों की अपनी पावर्स है? हाँ है। भाई चेयरमैन की पावर है सीईओ पे, सीईओ की पावर है डायरेक्टर पे, डायरेक्टर की पावर है सीनियर मैनेजर पे। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई जो ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट पे, असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर, सीनियर मैनेजर पे, मैनेजर की सीनियर मैनेजर पे। सही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी लेयर को आप 3 टुकड़ों में समराइज कर दो, आप 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। ये 7 लेयर्स को आप क्या करो, पार्क कर दो 3 लेवल्स में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है। अब यहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, ये सब्जेक्टिव है, ये आप लोगों पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, सिचुएशन पे बेस करता है। कि भाई आपने कहा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है ना, लेट्स सपोज ने कहा चेयरमैन, सीईओ और डायरेक्टर। सही है। अब जो सीनियर मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस एटीट्यूड ब्रो, कि तुमने मुझे कहां डाल दिया?
मिडिल मैनेजमेंट में डाल दिया। तो हमने कहा कि भाई देखो, मैनेजर नाम का जो भी टाइटल होगा उसको हम कहां पे लेके चले जाएंगे, मिडिल मैनेजमेंट पे। तो सीनियर मैनेजर और मैनेजर, सही है। और जो लोअर मैनेजमेंट है उसमें असिस्टेंट और ऑफिसर आ जाएंगे। अब एक बंदा कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो चाहूंगा कि चेयरमैन, सही है, सीईओ, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट में आ जाए, मिडिल में असिस्टेंट, लोअर में ऑफिसर, ठीक है, उसकी मर्जी। एक बंदे का नहीं, टॉप पे तो सिर्फ एक होगा, चेयरमैन साईं, तो वो होगा, बाकी सब नीचे रहेंगे। तो बस सही है, खत्म, कह दिया तो कह दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो समरी है वो सब्जेक्टिव है, सही है। तो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गया, सही है। ये मैंने लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया था, क्योंकि अगला टॉपिक जो आपके पास आ रहा है ना, टॉल नैरो वाइड फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल, सही है। यहां पे लिखा हुआ है ना टॉल नैरो, सही है, और वाइड फ्लैट, तो इससे ऊपर हेडिंग लगा दो, स्पैन ऑफ कंट्रोल प्लस लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, तभी पढ़ाया था। स्पैन ऑफ कंट्रोल, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऊपर हेडिंग लगा दो, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये लिखा है देयर कैन बी अ टॉल नैरो और वाइड फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसके ऊपर हेडिंग लगा लो यहाँ पे। टाइम है ना अभी तो, क्या काम है, बस 5 मिनट बाद। लिख लिया, सही है। अब टॉल नैरो और वाइड फ्लैट समझना तो बहुत आसान है। देखो, टॉल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, जिसकी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि लेवल तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, लेवल तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेवल तो 3 ही है, सही है। और नैरो का मतलब क्या है, जिसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा, सही है। वाइड फ्लैट का मतलब क्या है, वाइड का मतलब है चौड़ा, इसका मतलब क्या, स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा। फ्लैट का मतलब होता है चपटा, इसका मतलब क्या है कि लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कम। ये लिखा हुआ है, देख लो। वाइड फ्लैट में इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ईच मैनेजर हैज लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, सही है। एज अ रिजल्ट इवन इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओनली फ्यू लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या वर्ड यूज किया है, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। बुक में लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट समझाया नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है, तो इसलिए हमने लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को पहले समझ लिया, सही है। बात समझ आती है। यहाँ पे कंटिन्यू करूं आगे कि आज यहीं पॉज कर दें, मुझे पता था, सही है, हाँ, नहीं नहीं चलो सही है, आज आज यही तक रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास को फिर यहीं पे ही कॉल ऑफ करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा।